वेलकम अगेन टू प्रथम मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जिसका कि नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, उस एक्सरसाइज को कर रहे थे। तो लास्ट के वीडियोस में हम 5.2 एक्सरसाइज को कर रहे थे, तो उसके स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे। अब बाकी के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन थे, तो हम 7th क्वेश्चन को इसमें लेंगे, 8 को नहीं लेंगे। तो 7, 9 और 10 तीनों क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड 11th टर्म फ्रॉम एंडिंग ऑफ गिवन एपी। हमारे पास एक एपी गिवन है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अब तक जो हमें क्वेश्चंस आ रहे थे, एक एपी दी जा रही थी, समांतर श्रेणी दी जा रही थी और उस एपी में हमें एंड वाली टर्म फाइंड कराई जा रही थी या फिर स्टार्टिंग से कोई nth टर्म फाइंड करवाई जा रही थी। लेकिन अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें एपी तो गिवन है, लेकिन हमें जो नंबर फाइंड करना है, 11th नंबर जो फाइंड करना है, कहाँ से, स्टार्टिंग से फाइंड नहीं करके हमें कहाँ से फाइंड करना है, एंड से फाइंड करना है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, देखिए। हाँ, सबसे पहले हम हमारे एपी लिख लेते हैं। गिवन एपी इज इक्वल्स टू 10, 7, 4, -62। सॉरी, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं। -62 ये हमारी एपी है। तो जब हमें स्टार्टिंग से नंबर फाइंड करने को कहा जाता था तो हमारी फर्स्ट टर्म ये कहलाती थी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, देन आफ्टर ये लास्ट टर्म कहलाती थी। लेकिन अब जब क्वेश्चन में बात की जा रही है कि आपको जो नंबर फाइंड करना है वो स्टार्टिंग से फाइंड नहीं करना है, आपको लास्ट से, अंतिम पद से वो 11th टर्म फाइंड करनी है। तो अगर हम एंड से 11th टर्म फाइंड करनी है तो उस सिचुएशन में हमारी अब जो पहली टर्म थी वह तो लास्ट टर्म बन जानी चाहिए और जो लास्ट टर्म थी वो पहली टर्म बन जानी चाहिए, क्योंकि हमें निकालना कहाँ से है, अंतिम पद से निकालना है, लास्ट टर्म से 11th टर्म निकालनी है। तो modified AB question के according to the question जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है। क्यों मॉडिफाई करना पड़ रहा है इस एपी को, क्योंकि हमें अंतिम पद से निकालना और लास्ट एंडिंग से निकालना है। तो उस सिचुएशन में जो लास्ट टर्म थी वो तो फर्स्ट टर्म बन जानी है -62 और यह जो 4, 7 और 10, अब देखिए जो पहली टर्म थी वो लास्ट टर्म बन चुकी और जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन चुकी। ठीक है, तो अब हम केवल और केवल इस एपी को ध्यान में रखते हुए हमारे क्वेश्चन में आगे मूव करेंगे, है ना। तो अब इस सिचुएशन के हिसाब से हम सबसे पहले ए और डी की जो रिक्वायरमेंट रहती थी वो निकाल लेते हैं। तो हियर a इज इक्वल्स टू, मतलब फर्स्ट टर्म, प्रथम पद हमारा यहाँ क्या है, -62। ठीक है, इसी तरह से d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। d इज इक्वल्स टू, क्योंकि स्टार्टिंग की टर्म्स तो हमारे सिंगल ही है, तो लास्ट की कोई सी 2 टर्म पकड़ ली थी और उसमें से नेक्स्ट वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे। मतलब अब हमें भी पोजीशन पता नहीं है तो an + 1 - an कर देते हैं। तो आप चाहे 7 में से 4 माइनस कीजिए या 10 में से 7 माइनस कीजिए, क्योंकि एपी है तो डी तो सेम ही आएगा। तो 7 - 4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डी की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। तो अब हमें ए भी पता है और डी भी पता है और हमें टर्म कौन सी फाइंड करनी है, nth टर्म कौन सी है, 11th, n इज इक्वल्स टू 11 दिया हुआ है, 11th टर्म फाइंड करनी है। तो चलिए, एज वी नो an is equals to a plus n minus 1 into d होता है। ठीक है, a हमें 11th टर्म फाइंड करनी है यहाँ पे। तो a11 is equals to a की वैल्यू क्या है, -62 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 11 है, 11 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो चलिए सॉल्व आउट करते हैं। -62 प्लस 11 में से 1 माइनस किया, 10 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो -62 प्लस 10 3 जा 30। तो -62 में 32 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -32। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि उस एपी के अंदर
अगर हम एंड से 11th टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो डेफिनेटली इधर से अगर हम कितना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 11th टर्म पे जाके आपको कौन सा नंबर दिखाई देगा, वहां -32 दिखाई देगा। तो ये हमारी 11th टर्म A11 है फ्रॉम एंडिंग, जो कि क्या है -32। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देयर आर 60 टर्म इन एपी। हमें तो एक एपी है, वो हमें दी तो नहीं गई है, बस ये बताया गया है कि उस एपी में टोटल टर्म कितनी है, 60 टर्म है। मतलब n इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू, हमारे पास टर्म्स कितनी है, 60 है। तो गिवन दैट n इक्वल्स टू 60 दिया गया है हमें इस क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं। इफ देयर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर 7 and 125, अब उस एपी की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी पहली टर्म और आखिरी टर्म भी हमें दी गई है। एक वो A7 दी गई है, एक तो 7th टर्म, और 7th टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A7 से। और A7 की वैल्यू क्या होगी, A + 7 में से 1 माइनस करके 60, ठीक है। और इसी तरह से बात कर रहे थे हम 7th और फर्स्ट टर्म, सॉरी क्वेश्चन ही गलत रीड कर लिया, फर्स्ट टर्म थी, ये A1 की वैल्यू थी। A1 इज इक्वल्स टू हमारे पास फर्स्ट टर्म तो दी गई है 7 और लास्ट टर्म L से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म हमारे पास 125 दी गई है, ठीक है। ये तीनों चीजें गिवन थी और हमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, देन 32 सेकंड टर्म फाइंड करनी है कि 32 नंबर पे कौन सी उस एपी के अंदर 32 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ये फाइंड करना है। A32 फाइंड करना है, नीचे लिख लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, A32। तो A32 की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, A + 32 में से 1 कम, मतलब 31D। ये डेफिनेटली A32 की वैल्यू होगी। तो अगर हमें A और D की वैल्यू मिल जाएगी तो हम A32 की वैल्यू इसी में निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन चीज है सबसे पहले उन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वो हमारे क्या काम आ सकती है। तो एज वी नो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला था A + n - 1 * d था, ठीक है। तो यह का यही फॉर्मूला an = यह का यही फॉर्मूला l के लिए भी यूज होता है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला A + n - 1 * d, लास्ट टर्म के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज में लेंगे और nth टर्म के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या है देख लीजिए। l हमारे पास में है, a हमारे पास में है, t हमारे पास में अभी तक नहीं है और n की वैल्यू तो हमारे पास में। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में, केवल d की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो वैल्यू पुट करने पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो l की वैल्यू क्या है 125 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 7 है, n की वैल्यू 60 गिवन है और d हमें फाइंड आउट करना है। तो 125, ये 7 जो इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा और d को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। d को 60 से मल्टीप्लाई किया 60d, d को -1 से मल्टीप्लाई किया -1d आ गया है। चलिए आगे करते हैं। हाँ 125 में से 7 को माइनस किया क्या है 118 और 60d में से 1d माइनस किया तो क्या आ गया 59d। आप 60 - 1 करके 59 से मल्टीप्लाई कर सकते तो भी यही आ रहा था। चलिए अब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो d = 59 इधर मल्टीप्लाई में इधर आते हैं डिवाइड हो जाएगा। तो 59 2 से क्या होता है 118 ही होता है। तो इस तरह से आपको d की वैल्यू भी अब मिल चुकी है। अब आपके पास a भी है d भी है और आपको फाइंड क्या करना था A32। तो A32 का मतलब क्या होता है A + 31d। तो बस a और d की वैल्यू पुट करने पे हमें A32 मिल जाएगा। नाउ A32 अगर आपको फाइंड करना है तो A + 31d उसकी वैल्यू होती है, a और d की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही थी 7 31 और d की वैल्यू हमारे पास अभी 2 आई है। तो 7 + 32 31 2 जा 62। चलिए 62 में 7 प्लस कर दीजिए,
69। तो आपको पता पड़ गया है कि इस एपी हमें एपी निकालने के लिए कहा ही नहीं था। अगर एपी भी निकालने के लिए कहा होता तो हम एपी भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्टली 32 टर्म फाइंड करनी थी, तो हमने डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगाया और हमारे 32 नंबर पे 69 नंबर मिलेगा आपको उस एपी में। 32nd टर्म पे कौन सा नंबर मिलेगा? 69 में मिलेगा। चलिए आगे रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 4 नंबर्स आर इन एपी। 4 नंबर एक एपी में है, तो हमें पता है कि किसी भी एपी में 4 टर्म्स कैसी होती है। देखिए वो एपी हमें पता है, हर एपी ऐसी होती है। फर्स्ट टर्म ए कहलाती है, सेकंड टर्म ए प्लस बी कहलाती है, थर्ड टर्म ए प्लस 2b कहलाती है, और इसी तरह से फोर्थ टर्म ए प्लस 3d कहलाती है। देखिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म 4 नंबर्स एपी में है। अब आगे बात करते हैं इफ सम ऑफ दीज आर 50। इन चारों टर्म को जब हम प्लस करते हैं तो वो कितना आता है? 50 आता है उनका आंसर। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, हाँ कि क्वेश्चन क्या था, इन चारों नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो वो उनका योग 50 आ जाता है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 करते हैं तो उनका आंसर 50 आ जाता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू a ही है, a2 की वैल्यू a प्लस b है, a3 की वैल्यू a प्लस 2b है, और a4 की वैल्यू a प्लस 3d है, इज इक्वल्स टू 50। चलिए a 4a हो चुका है, प्लस b को डॉट करते हैं 3 4 5 6d इज इक्वल्स टू 50 हो चुका है। तो चलिए यहाँ से कॉमन मिल रहा है। जैसे तो आप इसको इक्वेशन को यहाँ पे भी छोड़ना चाहे तो भी सही है, और कॉमन लेना चाहे तो और ज्यादा इजी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए 2 अगर आप कॉमन लेते हैं दोनों में तो यहाँ 2a मिल जाएगा, यहाँ 3d मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 50। 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो नंबर उधर जाती है डिवाइड में हो जाएगा। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 50/2। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 25। इस तरह से हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, इसको भी मान सकते थे, लेकिन और आगे सॉल्व आउट हो रहा है तो हमें इक्वेशन और इजी मिलेगी। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो। अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो लार्जेस्ट नंबर है वो 4 टाइम्स है स्मॉलेस्ट का, तो हम इसको स्मॉलेस्ट मान लेते हैं और आगे बढ़ते हुए इसको लार्जेस्ट मान लेते हैं। तो ये लार्जेस्ट, यह जो बड़ा सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटे नंबर का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, क्वेश्चन में गिवन है। तो लिखें, तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा जो नंबर है वह तो हमने माना है ये a, और जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो हमने माना है सब a प्लस 3d। दोबारा पढ़ लेते हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर का 4 गुना है। तो इसको लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर का 4 गुना है। यह 4 गुना है तो 4 मल्टीप्लाई किधर होगा? इधर होगा, 4 मल्टीप्लाई वैल्यू पुट करें। लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा था? a प्लस 3d। 4 मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा था? a। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 4a। ठीक है, तो चलिए a को a की साइड ट्रांसफर कर दें। 3d इज इक्वल्स टू 4a माइनस a, तो 3d इज इक्वल्स टू 3a। तो a और d की वैल्यू, तो 3 से 3 क्रॉस आउट हो गया, तो इस तरह से आपको क्या मिल गया? a और d की वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब इस चीज का मतलब क्या हुआ कि d बिल्कुल a के बराबर है। आप कहीं पे भी यूज में लेना चाहे तो d की जगह a रख सकते हैं या a की जगह d पुट कर सकते हैं। तो हमें तो जरूरत है d, ऐसे कोई चीज मिल जाएगी, तो ये चीज मिल चुकी है। इस चीज को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में काम में ले सकते हैं। तो चलिए रखते हैं इक्वेशन या किसी की भी वैल्यू इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1।
हमारी इक्वेशन 1 जो थी वो थी 2a + 3d = 25। अब हम क्या करने वाले हैं, d की जगह a रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये a प्लस, अब d की जगह हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे a = 25। तो 2a + 3a 5a = 25। तो इस तरह से a = क्या हो गया 25/5। तो a की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है 5 मिल चुकी है। जब a की वैल्यू 5 मिल चुकी है तो हमें तो अभी पता है, बताया गया था कि d और a की वैल्यू दोनों ही बराबर है, तो d की वैल्यू भी क्या होगी 5 ही होगी। a की वैल्यू 5 है, देन d = also 5। अब a और d दोनों आपको मिल चुके हैं, तो बस आपको चारों नंबर फाइंड करने हैं। तो फाइंड करें, तो यहाँ इस साइड में हम कर लेते हैं। हाँ, तो अब जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म को हमने क्या माना था a माना था, फर्स्ट टर्म को a माना था, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 5। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर हमारा था a + d। तो a की वैल्यू 5 थी और d की वैल्यू भी 5 थी, तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो हमें मिल चुका है 10। अब थर्ड टर्म हमारी क्या थी a + 2d। a की वैल्यू 5, 2 और d की वैल्यू भी क्या है हमारे पास है 5 है। तो 5 + 5 2 जा 10, तो 10 + 5 15। ये हमारी थर्ड नंबर मिल चुका है। इसी तरह से फोर्थ टर्म a + 3d। a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू भी 5 है, तो 5 + 5 3 जा 15, 15 + 5 20। तो हमारे जो चारों नंबर हमें पूछे गए थे वो चारों नंबर हमें बताइए। तो हमने चारों नंबर हमें बता दिए। फर्स्ट जो पहला नंबर था वो 5 था, सेकंड नंबर 10 था, थर्ड नंबर 15 था और फोर्थ नंबर 20 था। और अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि आपका आंसर सही भी है कि नहीं, तो स्टार्टिंग में गिवन था कि इन चारों नंबर का सम कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए। तो चारों को ऐड करके दे दीजिए, 20 + 15 35, 35 + 10 45, 45 + 5 50। तो मतलब आपने जो आंसर निकाले वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।